हमने भी 3 तरह से पढ़े, आइटम अबव सर्टेन वैल्यू, आइटम की वैल्यू या हाई वैल्यू आइटम्स, या आइटम फर्दर इन्फॉर्मेशन। फिर आ गया सैम्पलिंग। ठीक है, पहले वाले 2 नॉन सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, ये वाली सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाइल इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ तो कोई मसला किसी को, ठीक है। अच्छा, पहले दो वाले में चूँकि सैम्पलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पहले वाले में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 100% सेलेक्ट कर ली, सैम्पल तो रहा नहीं। और दूसरे में क्योंकि आप सबको इक्वल चांस नहीं दे रहे, इसलिए इक्वल चांस नहीं दे रहे तो आपने उस सैम्पल के रिजल्ट को पूरे पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं करना, वो सिर्फ सैम्पलिंग में करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ और है कि एक इसके नहीं सैम्पलिंग करते हुए आपने ख्याल रखना कि जो आपका जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस हो। पढ़ा हुआ आप लोगों ने, होमोजीनियस क्या होती है, एक जैसी आइटम हो। ठीक है, इक्वल चांस हो, एक जैसी आइटम्स हो। और एक और चीज़ है कि जो सैम्पल सेलेक्ट हो, भी मैंने पहले पढ़ा हुआ स्टैटिस्टिक्स में, जो सैम्पल सेलेक्ट हो वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हो। क्या हो जी, वो रिप्रेजेंटेटिव, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखिए, बिल्कुल कल एक बच्चे क्लास में आके बैठ जाए, उसका डे 1 हो ऑडिट में, और कोई बाहर से आके टेस्ट करे, उसी से पूछे क्वेश्चन, वो नहीं आंसर दे पाएगा। ऐसे ही है ना। तो अगर उसको सिलेक्ट करके एज ए सैम्पल उसका रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट कर दें तो कहेंगे पूरी क्लास भी नालायक है और इनका टीचिंग सबसे ज़्यादा नालायक है। सैम्पल का रिजल्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं फॉर्म नहीं, ये बच्चा कल है, ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं है, अब सैम्पल चेंज करें, ऐसे हुआ ना। तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल का रिजल्ट बाकी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करना ठीक नहीं है, सही रिजल्ट नहीं आएगा उससे। समझ नहीं ये चीज़ भी, ये भी हमने आगे जाके पढ़नी थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सैम्पलिंग कहते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, कोई भी अप्रोच ठीक है जिसमें लेस देन 100% आइटम सेलेक्ट हो। लेस देन यानी एज पर डेफिनेशन अगर आप 95 या 99% आइटम सेलेक्ट करते हैं तो वो भी सैम्पलिंग है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने क्या है, लेस देन 100% सैम्पल्स। ठीक है, अच्छा, और करना क्या, सेलेक्ट करके इस सैम्पल पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है, और प्रोसीजर परफॉर्म करके इन सैम्पल के रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर देना। ठीक है, और असल में हम अपना जो ओपिनियन देने आए हैं वो सैम्पल पे नहीं देने आए, वो किस पे देने आए हैं, पूरी पॉपुलेशन पे। हमने पूरे लेजर पे देना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सिलेक्टेड आइटम पे नहीं देना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पूरे एक्सपेंस पे देना है, परचेजेस के पूरे एक्सपेंस पे देना है, सेल्स के पूरे रेवेन्यू पे देना है, हमने पूरे लेजर पे देना है। सिलेक्टेड आइटम में हमने हमारा सैम्पल सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव को सैम्पल पे अलग से ओपिनियन देना नहीं है, बल्कि सैम्पल के रिजल्ट को प्रोजेक्ट करना है पूरी पॉपुलेशन पे, और ओपिनियन किस पे देना है, पूरी पॉपुलेशन पे। ये याद रहेगा। अच्छा, आगे आते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है, इंटायर सेट जिसमें से सैम्पल यूनिट सेलेक्ट होते हैं। फिर आ जाए सैम्पलिंग रिस्क। अच्छा, अभी तक आपने ऑडिट रिस्क पढ़ा हुआ था, ये वाला याद है। ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी होता है, क्या हुआ है इसने, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, इन दोनों को प्लस करें तो ये भी ऑडिट रिस्क बनता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, सैम्पल की टेक्निक को यूज़ करने से जो गलत रिजल्ट और ओपिनियन दे दिया ऑडिटर ने। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, क्लास में ऑडिटर है, वो आगे चेक करे, या कोई इंस्पेक्टर आए आगे चेक करे क्लास को इवेल्युएट करने हैं, कैसे चल रही क्लास, और उस सैम्पल को सिलेक्ट करे जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो पूरी सैम्पल के रिजल्ट गलत हो गए ना। ठीक है, तो सैम्पलिंग रिस्क क्यों अराइज हुआ, सैम्पलिंग मेथड यूज करने से। सैम्पलिंग रिजल्ट क्यों अराइज हुआ जी। अच्छा, अगर वो ही इवेल्युएटर सैम्पल साइज बढ़ाता, एक और को चेक करता, वो ठीक निकलता, दूसरे को चेक करता, तीसरे को करता, चौथे को करता, पांचवें को करता, तो सैम्पल के जो इस पॉपुलेशन के रिजल्ट से
वो ठीक होते रहते। ठीक है, समझ गए? तो सैम्पलिंग रिस्क क्यों अराइज होता है? शॉर्ट लिस्ट आंसर क्या है? ड्यू टू यूज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। हम एक फेक से लेजर बनाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। इसमें बहुत सी ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 लाख रुपए का लेजर है ये। ठीक है जी, आपने 10 सैंपल सेलेक्ट किए, आपने 10 सैंपल सेलेक्ट किए, इसमें टोटल है फॉर एग्जाम्पल 50 सैंपल्स हैं, 50 पॉपुलेशन है। आपने 10 सेलेक्ट किए, 2 गलत निकले, आप क्या कहेंगे? 20% पॉपुलेशन, 20% सैंपल मिसस्टेटेड है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करते हुए क्या कहेंगे? इसमें प्रोबेबल एरर कितना है? प्रोबेबल एरर कितना है इसमें? ये समझ आ गई बात? यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर सैंपल में जितने परसेंट गलत है तो टोटल में भी इतने परसेंट गलत होगा। ऐसे ही है ना? बात समझ रहे हैं? समझ बता दिया करें ना? पक्की बात है? चलें जी। अच्छा, ये तो होगी सैम्पलिंग टेक्निक। अब सैम्पलिंग रिस्क क्या है? रिस्क समझे जरा गौर से। रिस्क ये समझें, रिस्क ये भी हो सकता है, आप कह रहे हैं 20% पॉपुलेशन मिसस्टेटेड है, आप क्या कह रहे हैं जी? ये भी हो सकता है कि 50 में से सिर्फ ये 2 सिलेक्ट हुए, जो 2 गलत निकले, यही 2 गलत है, बाकी 48 ठीक थे। बाकी 48 समझ गए? हो सकता है ना? ये भी हो सकता है ना? अब क्या आप कह रहे हैं 20%, आप सैंपल की बेस पे कह रहे हैं 20% मिसस्टेटमेंट है, हालांकि सिर्फ 4% थी, 96% ठीक था। ऐसी है ना? ये भी सैम्पलिंग रिस्क है। और ये भी सैम्पलिंग रिस्क है कि जो 8 सही निकले, यही 8 ठीक थे, बाकी 42 गलत थे। आप कह रहे हैं 20% पॉपुलेशन मिसस्टेटेड है, हालांकि 84% पॉपुलेशन मिसस्टेटेड थी। ये समझ आ गई परसेंटेज? बहुत से हो सकता है ना? आप कह रहे हैं मैंने 10 आइटम सेलेक्ट किए, 2 गलत निकले, 2 मिसस्टेटेड निकले, तो चांसेस आर देयर कि ये 2 ही गलत है, बाकी सारी पॉपुलेशन ठीक थी। बाकी सारी पॉपुलेशन का मतलब क्या है? 96% पॉपुलेशन ठीक थी। 96% पॉपुलेशन ठीक थी। आप क्या कह रहे हैं? 80% ठीक है। अब यही कह रहे हैं ना, यहाँ पे यही कह रहे हैं ना? और ये भी चांस है कि 84% गलत थी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ 20% गलत है। कोई मसला? बोथ वे इसका रिजल्ट हो सकता है ना? और ये क्यों हो रहा है? सैम्पलिंग टेक्निक यूज करने की वजह से। ठीक है, ये ना कि इसके बाद आपको सैम्पलिंग टेक्निक बुरी लगनी है तो बड़ी फजूल चीज़ है। ठीक है, इतना ऐसा रिस्क हो सकता है, तो ऐसे नहीं है। ये ऑडिटर की अगर किसी स्टैंडर्ड ने इज्जत रखी है ना, तो यही स्टैंडर्ड है सैम्पलिंग वाला। एज्यूम करें सैम्पलिंग वाला स्टैंडर्ड ना होता तो हमारे साथ क्या होता? ना हमारी ईदें होती हैं, ना शबरातें होती हैं, ना शादियाँ होती हैं। हम बैठ के वाउचर चेक करते थे, 100% सिलेक्शन करते थे। ठीक है ना? तो हमें अगर इज्जत दी है किसी स्टैंडर्ड ने तो 530 है। हमारी लाइफ इजी की है तो इसी स्टैंडर्ड ने की। ठीक हो गई नहीं? मैं फिर रिपीट करता हूँ, सैम्पलिंग रिस्क क्यों रह जाता है? बिकॉज ऑफ यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक। और ये बहुत हो जा सकता है। मैं फिर इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए। आपने 50 में से 10 सैंपल लिए और जब आपने रिजल्ट चेक किए 2 गलत निकले, 2 मिसस्टेटेड निकले। इसकी बेस पे कह रहे हैं 20% पॉपुलेशन सैंपल क्या है? मिसस्टेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करते हैं, आपने कहा इसमें भी 20% मिसस्टेटेड होगा, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबल एरर कितना निकला है? 40 का। अब देखेंगे ये मटेरियल है कि नहीं है 40,000, और फिर आप उसको मटेरियलिटी से कंपेयर करेंगे। मटेरियल होगा इफेक्ट रिपोर्ट में देखेंगे, पढ़ लिया सर आप लोगों ने। इमटेरियल होगा तो आप ML में डाल देंगे। ठीक हो गया, मसला हल हो गया। यहाँ पे 2 तरह के रिस्क राइज हुए। ठीक है,
एक रिस्क ये है कि ये दो ही गलत थे, दो ही गलत थे, बाकी 48 क्या थे ठीक, आउट ऑफ 50। यहाँ जो 8 सही निकले यही ठीक थे, बाकी 42 क्या थे मिसस्टेटेड। ये मिसस्टेटमेंट है ना, ऐसे ही है। अब यहां पे अगर मिसस्टेटमेंट निकालें तो बन रही है 4%, मिसस्टेटमेंट पॉपुलेशन मिसस्टेटेड बन रही है। आप क्या कह रहे हैं, यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करके आप क्या कह रहे हैं, और यहां पे कितनी ठीक है, हाँ 16% ठीक है, 16 सॉरी, यहाँ 4% मिसस्टेटेड है, और यहाँ कितनी आ रही है 84% मिसस्टेटेड। आप क्या कह रहे हैं 20%। बात फॉलो करेंगे। ये मसला क्यों हो रहा है, सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके, सैम्पलिंग रिस्क की वजह से। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके ऑडिटर गलत ओपिनियन दे बैठेगा। अगर ये सिनेरियो हो ये वाला तो ऑडिटर तो गलत ओपिनियन नहीं दे बैठा। पापू कहता 20% मिसस्टेटेड है, हालांकि एक्चुअली कितनी है, ठीक है। ये जो रिस्क है ना, ये क्यों हो रहा है, सैम्पलिंग की वजह से। अच्छा, सैम्पलिंग को कम करने का तरीका क्या है, सैंपल साइज बढ़ाते रहें ये। अच्छा, अगर 100% सिलेक्शन कर लें तो सैम्पलिंग रिस्क 0 हो जाएगा। जितना आप बढ़ाते रहेंगे इसको, सैम्पलिंग रिस्क ये आपके हाथ में, कंट्रोल में है। सैम्पलिंग रिस्क आपके कंट्रोल में है, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, होता कि हम यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, कोई रिस्क, कोई ऐसा रिस्क जो किसी भी रीजन से है अदर देन सब, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क एग्जांपल देना, क्या हो सकते हैं, देखिए सैम्पलिंग से समझ आ गया, सैम्पलिंग यूज करने की वजह से हुआ है। नॉन सैम्पलिंग हो सकता है, इसको समझें। ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर सेलेक्ट कर दिया, सैंपल लिए, उस पर आपने कल परसों पढ़ा है डायरेक्शनल टेस्टिंग, चेक करनी थी ओवर स्टेटमेंट, प्रोसीजर लगा दिया स्टेटमेंट वाले, समझ गए। चेक करनी थी अंडर स्टेटमेंट, प्रोसीजर लगा दिए ओवर वाले, चेक करनी थी ओवर स्टेटमेंट, प्रोसीजर लगा दिए अंडर वाले, अंडर स्टेटमेंट वाले। चेक करनी थी कैलकुलेशन, कंफर्मेशन भिजवा दी, जहाँ कंफर्मेशन की जरूरत थी इंक्वायरी कर ली, समझ गए। प्रोसीजर ही गलत लगा दिया ऑडिटर ने। अब ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर लगा दिए, ये क्या है, सैम्पलिंग की वजह से हुआ। अच्छा, ऑडिटर ने प्रोसीजर ठीक लगाया, सैंपल के जो रिजल्ट निकला उसको मिस इंटरप्रेट कर गया, रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर गया। अच्छा, ऑडिटर की नेग्लिजेंस ये सैंपलिंग की वजह से हुई है, ऑडिटर की इनकम्पिटेंस आपकी सैंपलिंग की वजह से हुई है। तो सैंपलिंग नॉन सैम्पलिंग कौन से हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैंपल रिजल्ट्स, इनकम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है, ऑडिटर कम्पिटेंट होता है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो गलती करके, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो गया, उसके साथ भी चल रहा है ना ह्यूमन एरर, ठीक है ना। भाई मैसी भी तो गलत किक मारता था ना, रोनाल्डो ने भी यूरोपियन लीग में गलत किक मार दी थी, डेविड बैकहम ने भी किक मारी, हालांकि बड़े एक्सपर्ट हैं वो, मैंने देखा उनको प्रैक्टिस करते हुए टायर रखते हैं, वो किक मारते हैं, वो स्विंग होती है टायर में से निकल, वो इतनी प्रिसीजन उनकी होती है प्रैक्टिस में, लेकिन मैच वाले दिन वो किक मार गए, है एक्सपर्ट, है कॉम्पिटेंट, तो ह्यूमन है, गलती हो जाती है, ठीक है। 2007 में सितंबर पाकिस्तान इंडिया का T20 फाइनल था, मिसबा ने गलत किक मार दी, अब मार दी उससे लगी
ठीक है, मेरे मामू उसके रहे हैं, कोच रहे हैं मिसबा के उस ज़माने में। तो वो मामू से मैंने कहा कि इसने क्या, इसने बोंगी मारी, कहते बोंगी नहीं मारी, उसकी फेवरेट शॉट थी ये। फेवरेट में उसकी सबसे पक्की शॉट जो होती है ना, कि वो मुझे कहता था प्रैक्टिस में कि मेरे मामू का नाम वसीम हैदर है, कि वसीम भाई 6 बॉलर्स खड़े करें, मुझे 6 बॉलर डिफरेंट बॉलर्स कराएं, 6 बॉलें, मैं 6 के 6 को वो हिट मारूंगा। वो कहते प्रैक्टिस में मारता था। उस दिन उसने अपने फाइनल मैच अपनी पक्की हिट मारी, नहीं लगी उसकी। ठीक है, ह्यूमन है, गलती होगी, समझे। बड़े ज़बरदस्त ड्राइवर होते हैं, एक्सीडेंट हुए थे, पानी में डूबते ज़्यादा स्विमर थे। ठीक है, तो ऑडिटर बड़ा कॉम्पिटेंट था, एक तो था नलायक था ऑडिटर, एक था नलायक नहीं था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे गलत काम परचेज कर गया। तो ये सारे ये कौन से फैक्टर्स हैं? नॉन सैम्पलिंग, याद रहेगा। इन दोनों की वजह से, या सैम्पलिंग की वजह से गड़बड़ होती है, या ऑडिटर क्या देता है? गलत ओपिनियन। इट इज़ कॉल्ड ऑडिट। ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा, अब आ जाएं सैम्पलिंग पे, सैम्पलिंग रिस्क पे। सैम्पलिंग रिस्क को अगर स्टैंडर्ड ने पता कैसे डिफाइन किया है? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन लेना। स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दिया बेस्ड ऑन, ये ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया बेस्ड ऑन सैंपल, ये इंटायरली डिफरेंट है। अगर वो इंटायर पॉपुलेशन चेक करता तो प्रोसीजर, तो रिजल्ट्स और होते हैं, डिफरेंट होते हैं। समझ गए? पढ़िएगा इस लाइन को। द रिस्क that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subject to सेम टेस्ट। सैंपल की बेस पर रिजल्ट निकाला है, ये इंटायरली डिफरेंट है अगर वो यही रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन में लेता। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू 2 टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। ये 2 टाइप से मैंने बताई हैं। सैंपल क्या है? रिजल्ट 20% मिसस्टेटेड है, हालांकि एक्चुअली कितना था? गलत ओपिनियन दे रहे हैं। या सैंपल की बेस पे 20% मिसस्टेटमेंट निकल रही है, अगर पूरा चेक करते तो निकलती। बोथ वेज। ये वो कहता है कैन लीड टू 2 टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। ये 2 टाइप उसने नीचे 2 पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं, नीचे 2 पैराग्राफ्स में। ठीक है, समझ गए? अब वो क्या, अब आपने देखें, आपने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में या टेस्ट ऑफ, यहीं पे सैंपल लेना है, यहीं पे सैंपल लेने हैं। अब भाई इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, in case of a test of control that controls are आर इफेक्टिव। आपने सैंपल लिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का, उन सैंपल की बेस पर कह रहे हैं कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। समझ गए? सैंपल की बेस पर क्या कह रहे हैं? कंट्रोल्स आर, हालांकि इफेक्टिव नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, निचले पैराग्राफ पे लाइन पढ़ें। ये इसकी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकेट करती है इसे। in the case of test of control that controls are less effective देन दे आर। आपने सैंपल लिए, सैंपल ही वो हाथ चढ़ गया आपके जैसे मिसस्टेटमेंट थी, जिसमें गड़बड़ थी, जिसमें डेविएशन थी। आपने कहा नहीं, पॉपुलेशन 84% मिसस्टेटेड है, हालांकि उतनी नहीं थी। दोनों बातें समझ गए? अच्छा, ऊपर वाले पैराग्राफ में इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, जी फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, in the case of test of detail that a material misstatement does not exist when in fact it does। आप क्या कह रहे हैं? 20% मिसस्टेटमेंट है जी, हालांकि कितनी थी? 84%। और निचले पैराग्राफ में or in the case of a test of details that a material misstatement exists when it does not। आप कहते हैं और ये 84% मिसस्टेटमेंट है, या सॉरी आप कहते हैं 20% मिसस्टेटमेंट है, हालांकि कितनी थी? 4%। अब ये क्यों अराइज हो रहा है मसला? सैंपलिंग रिस्क की वजह से। मुझे एश्योरेंस से दोनों पैराग्राफ समझ आ गए। ठीक है, सैंपलिंग रिस्क क्लियर है? अच्छा, सैंपलिंग रिस्क को कम करने का तरीका? सैंपल साइज बढ़ाते नहीं, सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस होता रहेगा। सैंपल साइज बढ़ाते हैं, सैंपलिंग रिस्क। अच्छा, ये तो समझ आ गया। नॉन सैंपलिंग को रिस्क कम करने का क्या तरीका है?
सोच के बताना, सोच के, जल्दी नहीं है मुझे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल कैपिटल में काम करें और कंपिटेंट स्टाफ लेके जाएं, एक्सपर्ट्स को हायर कर लें, अच्छा सुपरविजन कर लें, डायरेक्शन कर लें, रिव्यू कर लें, एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें। यार बात समझ गए? समझ गए? ये सब कुछ करने के बावजूद नॉन सैम्पलिंग रिस्क फिर भी रहता है, ज़ीरो नहीं होता। सैम्पलिंग रिस्क ज़ीरो हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग को आप कम कर सकते हैं ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको मेसी की, मिसबा की और किसकी दी थी एग्जांपल, रोनाल्डो की, डेविड बैकहम की एग्जांपल्स दी मैंने। वो बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन वो उसने गलती कर गए, तो कंप्लेंट बंदा भी गलती कर सकता है, कंप्लेंट बंदा भी गलती कर देता। ठीक होगा, याद रहेगा, ये बुक में नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि नॉन सैम्पलिंग को कम कैसे करना। अच्छा, नॉन सैम्पलिंग क्या होता है? जाके कहते हैं नॉन सैम्पलिंग क्या होता है जी? कोई भी ऐसा रिस्क जो किसी भी रीजन से अदर देन, यहाँ से लिखा है नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग। ठीक है, उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं, इसकी कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। क्या एग्जांपल दिए हैं? इन एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको कि प्रोसीजर करना था आपने, कंफर्मेशन, इंक्वायरी कर ली, करनी थी ऑब्जर्वेशन, वो इंक्वायरी कर ली, करनी थी रीकैलकुलेशन, वो ऑब्जर्व करके आ गए, ये चेक करनी थी ओवर स्टेटमेंट। अभी हमने कल परसों एग्जाम पढ़ा था डायरेक्शनल टेस्टिंग, हमने पढ़ा कि डायरेक्शनल टेस्टिंग में जब आप क्रेडिटर्स की अंडर स्टेटमेंट चेक कर रहे होंगे, क्रेडिटर्स की, तो कंफर्मेशन भिजवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ा ना हमें। अब आप कर ये रहे थे अंडर स्टेटमेंट चेक, और क्या कर दिया? कंफर्मेशन सेंड कर दी। हायर करना क्या था? फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें सैंपलिंग का तो कोई मसला नहीं है, ये तो ऑडिटर की इनकम्प्लीटेंस की वजह से हुआ। अच्छा, आगे क्या कहता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स टू रिकॉग्नाइज अ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन। मिस स्टेटमेंट होती है इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, और डेविएशन होती है इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कल परसों हमने पढ़ा था, कल या उससे एक दिन पहले हमने पढ़ा था कि जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं तो दो रिजल्ट निकलते हैं, ये कंट्रोल्स अपने ऑब्जेक्टिव मीट कर रहे होते हैं या डेविएट कर रहे होते हैं, पढ़ा था। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में या मिस स्टेटमेंट होती है या नहीं होती, दो रिजल्ट निकलते हैं ना, दो रिजल्ट निकल रहे हैं ना। इसलिए कहता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड फेलियर टू रिकॉग्नाइज द मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल और डेविएशन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। किसी को समझ नहीं आया मुझे डिस्कस करना फ्रीली, बगैर शर्माए। आपके पेरेंट्स ने पूछने के पैसे दिए, उन्होंने कहा था ये लो बच्चे फीस स्कैन वालों को दो, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उनसे पूछ लेना। ये कह के भेजा था, ये कह के नहीं भेजा था, ये लो पैसे स्कैन वालों को दे देना, कोई चीज़ समझ ना आए तो शर्माने लग जाना। ठीक है, ये कह के तो पूछ लिया करें। बंदों की लगता है कि यार वो मैं बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछूंगा, वो पूरी क्लास हंसे कि हंस ले। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव सितंबर अटेम्प्ट, चल थोड़ा शोर लग जाएगा, अच्छी बात, हंस लेंगे, सारे फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात, या मैं हल्की हल्की सी क्लास लगा दूंगा, मीठी मीठी सी तो लग जाए, घर की बात, ये क्लास लग जाना, ये इंसल्ट हल्की फुल्की हो जाए, बेहतर है एज अगेंस्ट जो सितंबर में पेपर दे के जो नवंबर में रिजल्ट आना उसमें नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन लगे। नॉन सैम्पलिंग में कंट्रोल और इनहेरेंट रिस्क वगैरह आ सकते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क में? सॉरी, आपने नॉन सैम्पलिंग रिस्क का बताया ना कि रॉन्ग, एक तो हमने ये पढ़ा हुआ ना कि ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एक उसने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया है। ठीक है, अब कि ये इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, उसने पढ़ा हुआ ना सारा पहले, इसको इंटरलिंक ना करें आपस में। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये नया पर्सपेक्टिव है रिस्क का कि ऑडिटर गलती क्यों करता है। पहले हमने एक थ्योरेटिकल सी चीज़ पढ़ी थी ना, अब देखें, अब ऑडिटर गलत ओपिनियन क्यों देगा? ये सैंपल की बेस पे उसने जो प्रोजेक्शन की, सैंपल के रिजल्ट को प्रोजेक्ट किया, वो गलती हो गई।
या फिर प्रोसीजर गलत लगा दिया, मिस इंटरप्रेट कर गया, ऑडिटर इनकम्पिटेंट था, ठीक है, या ह्यूमन एरर हो गया ऑडिटर से, जो भी चीज़ें हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। सैम्पलिंग इसको ज़ीरो किया जा सकता है, इसको ज़ीरो ये प्रिवेल करता है। हाँ, इसको कम किया जा सकता है, वो कैसे कम किया जा सकता है, हमने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ ये कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क को कैसे कम करेंगे, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लेके आएंगे और क्या पढ़ा हमने, अच्छा डायरेक्शन, सुपरविजन, अच्छी रिव्यू करेंगे, इंटरनल QCR करवा लेंगे, कॉम्पिटेंट टीम ले जाएंगे, एक्सपर्ट हायर कर लेंगे, जो मर्जी कर लें, ये रिस्क बहरहाल, ठीक है जी। चले आगे 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 एनोमली। एनोमली एनोमली निकला है, अच्छा एक वर्ड हम पढ़ेंगे एनोमलस एरर। एनोमलस, मैं इसलिए नए डिफरेंट वर्ड बता देता हूँ, पेपर में देखा ना वो एनोमलस एरर पूछ लेता तो बच्चे नहीं हमने तो एनोमली पढ़ी थी बस। हम भी कोशिश नहीं करते अपना ब्रेन थोड़ा सा यूज़ कर लें। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में कैश एंड बैंक का सिस्टम। कैश एंड, पेपर में आ गया ट्रेजरी सिस्टम। बच्चा मेरे ऑफिस आ गया, सर आपने ट्रेजरी सिस्टम पढ़ाई नहीं। पेपर लेके सीधा उसे बाइक को किक मारी, मेरे ऑफिस आ गया मुझसे लड़ने कि सर आपने ट्रेजरी सिस्टम, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपका ऑडिट का टीचर था, मैं आपका अंग्रेज़ी का टीचर नहीं हूँ, इंग्लिश का टीचर मैं। ये तो आपने खुद देखना है ना कि क्या चल रहा है, कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, अपनी खोपड़ी तो खुद इस्तेमाल करनी है ना। लेकिन मैंने लर्न किया उस बच्चे से कि यार बच्चों को बहरहाल हमारे पाकिस्तानी मैट्रिक रिजीम वाले खासतौर में बच्चे हैं, मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ, हमें वो जितना सिखा देते हैं हम उसे रटा मार लेते हैं। हम उससे आगे सोचने की, निकलने की कोशिश भी, फिर तुम्हें कोशिश होती है कि मैं जो पॉसिबली डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं एग्जाम में वो भी साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो एनोमलस एरर या एनोमली, एनोमली क्या होती है, ऐसा सैंपल सेलेक्ट हो गया कि ऐसा कोई मिसस्टेटमेंट, ऐसी कोई जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये वन ऑफ है, ये अकेली है, ठीक है। अब ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गया ना, क्या इसके रिजल्ट को प्रोजेक्ट करना चाहिए पूरी पॉपुलेशन पे? क्यों जी, क्या इसके रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ज़्यादती है बिल्कुल। वो जो एनोमलस एरर हमने पढ़ा, बच्चा आगे बैठ गया यहाँ पे, वो बायोलॉजी का बच्चा था, एक दिन बैठ गया यहाँ पे आके, सैंपल एज ए सैंपल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मेरी क्लास का टेस्ट हो, मैं चीखें मारूंगा नहीं 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 ये बच्चा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। अगर मेरी परफॉर्मेंस एज ए टीचर आपका इंटरव्यू करके सिलेक्ट डिसाइड की जा रही हो तो मैं चीखें मारूंगा यार ये एनोमलस एरर है, ये एनोमली है, इसको प्रोजेक्ट ना करे बाकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। बहरहाल वो एरर तो है, एरर तो है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वही एक DCPT से अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 मिसस्टेटमेंट निकली, इसको समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने सैंपल ये लिया एक, अब 10 सैंपल में से ना 10 में से आपके सैंपल से, ठीक है, 2 मिसस्टेटमेंट निकली, एक ये मिसस्टेटमेंट निकली आपकी और एक ये मिसस्टेटमेंट निकली। एज्यूम करो, फिगर्स नहीं है, एक आर्बिट्रेरी लेजर है, इसमें गोलियां खत्म हो गई हैं। अच्छा, एक ये गलती निकली, याद है, ये गलती निकली, ठीक है, 2 मिसस्टेटमेंट निकली हैं, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, जब आपने चेक किया, आपको मैनेजमेंट बताया कि ठीक है 2 मिसस्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इसमें एक एनोमलस एरर है, ये वन ऑफ है, मैनेजमेंट को बता रही कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अब आपको उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए पूरी पॉपुलेशन पे, आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको आप क्या स्टैंडर्ड कहता है, इसको एरर में से भी निकाल दो, इसको सैंपल से भी निकाल दो, इसको पॉपुलेशन से भी निकाल दो। आप क्या कहेंगे, मैंने 9 आइटम सेलेक्ट किए,